पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और फूजिन दोनों उस स्पिरिचुअल पूल के पास आ गए होते हैं, जहां आने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बातियान तो अपनी काफी ज्यादा कल्टीवेशन पावर बढ़ा लेता है। लेकिन तब वहां पर एक डिसेबल भी आ चुका था, जिससे बातियान का फूजिन के साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो वहां पर फूजिन को पसंद करता था। इसलिए वो बातियान को अलग हो जाने कहता है, लेकिन बातियान तो उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और अब फूजिन भी उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से भगा देती है, जिस वजह से उस डिसेबल की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसे डिसेबल को देखते हैं जो उस स्पिरिचुअल पूल के पास आ गया होता है, जहाँ आने के बाद वो खुद में कह रहा था कि देख लेना, अब मैं भी इस पूल के अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा लूंगा। जिसके बाद मैं बातियान को दिखाता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम आखिर क्या होता है। साथ ही मैं फूजिन को भी बता दूंगा कि बातियान से अच्छा पार्टनर तो मैं हूँ, इसलिए उसे छोड़कर मेरे साथ हो जाना चाहिए उसे। लेकिन तभी उसे स्पिरिचुअल पूल का जितना भी पानी होता है उसका कलर काफी अजीब होते हुए दिखाई देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन अभी वो किसी भी चीज पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से उसी स्पिरिचुअल पूल के अंदर आकर बैठ जाता है ताकि अपनी भी कल्टीवेशन पावर को वहां पर बढ़ा सके। और फिर वो पूल के अंदर आने के बाद वहां पर अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसकी वहां पर तो कल्टीवेशन पावर बढ़ ही नहीं रही थी, जिसे देखकर तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कल्टीवेशन पावर मेरी यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ रही। इस स्पिरिचुअल पूल ने भी मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया, ये मेरी कल्टीवेशन पावर नहीं बढ़ा रहा है, जिस वजह से वो पूरे गुस्से के साथ वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो एल्डर भी हैरान थे कि अरे यहाँ पर ये हुआ क्या, किसके चिल्लाने की यहाँ पर आवाज आ रही है। इसलिए वो जल्दी से उस स्पिरिचुअल पूल के पास आते हैं, जहाँ उन्हें वो डिसेबल उस पूल के अंदर कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देता है। तब एल्डर को देखकर वो डिसेबल उनसे कहता है, एल्डर देखो ना, इस पूल के अंदर कुछ हो चुका है, मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने आया तो मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ ही नहीं रही, लगता है इस पूल का सारा स्पिरिचुअल ऑरा खत्म हो चुका है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान था। वो उससे कहता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, 3 दिन पहले तो ये बिल्कुल ठीक था जब वो दोनों यहाँ पर आए थे, लेकिन जैसे ही बातियान और फूजिन यहाँ से गए हैं उसके बाद से ये पूल ऐसा क्यों हो गया। मुझे तो लगता है कि जरूर उन लोगों ने इस पूल के अंदर कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, तभी तो यहाँ की सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है और अब वो किसी की भी कल्टीवेशन पावर को यहाँ पर नहीं बढ़ा पा रहा। ये देखकर तो डिसेबल भी हैरान रहता है कि यहाँ पर तो उसके सारे के सारे प्लांट पे पानी फिर गया, अब वो कैसे अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के बाद वो बातियान से अपना बदला ले सकता है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा वहां पर गुस्सा आ रहा होता है। इधर हम बातियान और फूजिन को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ बातियान फूजिन से कहता है उस डिसेबल ने तो मुझे चैलेंज कर दिया, अगर बाद में आकर वो मुझसे फाइट करना चाहे तो मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद मैं तुमसे आऊंगा फाइट करने के लिए। जिस पर फूजिन से कहती है ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी, मैं उसमें तैयार हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाना, मुझे भी तुमसे बहुत टाइम से फाइट करनी है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि हम दोनों में पावरफुल कौन है और कौन किसको हरा सकता है। तभी वहाँ पर तियान और आंसी दोनों आगे होते हैं, जिन्हें रास्ते में बातियान दिखाई दे जाता है जो फूजिन के साथ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर तो फूजिन भी हैरान रह जाती कि ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गए। इसलिए बातियान से कहती है जहाँ तुम दोनों से अच्छे से बात करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है ताकि तब तक बातियान तियान और रांझी से बातें कर सके, क्योंकि उसे उन तीनों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब बातियान रांझी से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या वापस से तुम्हारे फादर और भाई ने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की। लेकिन तब रांझी उससे कहती है उन्होंने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं की, उल्टा तो मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया कहने के लिए आई हूँ, लेकिन न जाने तुमने उनके साथ क्या किया कि उन्होंने अब मुझे परमिशन दे दी है कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा, वो मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे हमारी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी वादा कर लिया है कि आगे से जिस काम को करने के लिए मेरी परमिशन होगी वही काम को किया जाएगा, मेरी परमिशन के बगैर वो कोई भी काम नहीं करने वाले। ये सुनकर बातियान खुद में कहता है अरे अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है मैंने जो सबक उन्हें सिखाया था वो अच्छे से याद कर चुके हैं, तभी तो उन्होंने आगे से मेरा और रांझी का पीछा छोड़ दिया। जिसके बाद रांझी वो सारे के सारे गोल्ड कॉइन बातियान को दे देती है जो उसके ऊपर उधार थे। तब उसे लेने के बाद बातियान रांझी से कहता है चलो हमारा हिसाब किताब तो पूरा हो चुका, तो अब तुम्हारा फ्यूचर में क्या प्लान है। जिस पर रांझी उससे कहती है मैंने तुम्हारे सेट को ही ज्वाइन करने की कोशिश की है, मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है ताकि मैं वहाँ पर ज्वाइन हो सकूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं तुम्हारे सेक्ट में ज्वाइन होंगी उसके बाद तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना है ताकि मैं अच्छे से कल्टीवेशन पावर सीख सकूं। जिस पर बातियान उससे कहता है शायद इस चीज में मुझे मास्टर वगैरह रोक ले, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे अच्छे मास्टर हैं जो तुम्हें कल्टीवेशन पावर सिखाने में मदद करेंगे, तो वैसे भी तुम्हें मेरी आगे चलकर जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहती हो तो ये बहुत अच्छी बात है, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। लेकिन रही बात तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, तुम्हारा ख्याल रखने की और तुम्हें कल्टीवेशन पावर सिखाने की, तो वो सारा काम मास्टर का ही होगा। जो सुनकर यहाँ पर रांझी थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो एनी टाइम बस बातियान के साथ ही रहना चाहती थी और उसी की वजह से उसने बातियान का सेक्ट भी ज्वाइन किया है। तब रांझी का मूड ठीक करने के लिए तियान वहाँ पर बातियान से कह रही होती है क्या तुम्हें पता है अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तुम्हें वहाँ पर आना होगा, हम दोनों वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये सुनकर बातियान उससे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, बस मुझे जगह और टाइम बता दो, मैं उस टाइम पे आ जाऊंगा ताकि तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ सकूं। ये सुनकर तो रांझी और तियान दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो बातियान
वहाँ पर आ रहा है। अगले सीन में बातियान अपना कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जो उसका स्पिरिचुअल बॉल होता है वो चमकने लगता है और उसके अंदर से एम्पायर की आवाज आ रही होती है जो उससे कहती है तुम्हें जल्दी से एकेडमी आना होगा, वहाँ पर तुम्हारा एक और छोटा सा एग्जाम लिया जाए। अलग अलग सेक्ट के जो एल्डर है उन्हें लगता है कि तुमने 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के एग्जाम में थोड़ी सी चीटिंग की है, तभी तो तुम इतनी आसानी के साथ 3 स्टार एल्केमिस्ट बन गए। पर अब वो वहाँ पर किसी तरह का अलग टेस्ट लेकर आने वाले हैं जिसे तुम्हें देना होगा। उसके बाद अगर तुमने उन्हें दे दिया तब उन्हें यकीन होगा कि तुमने ठीक तरह से 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का एग्जाम पूरा किया है, वरना तो वो तुम्हारी पोजीशन को भी हो सकता है कि हटा दें। ये सुनकर तो बातियान भी हैरान रह जाता है, लेकिन तब वो एम्पायर से कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल ही वहाँ पर आता हूँ वापस से अपना टेस्ट देने के लिए। उसके बाद तो एल्डर को यकीन हो ही जाएगा कि मैंने ठीक तरह से अपना 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का एग्जाम पूरा किया था। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बातियान उन एल्डर के पास जाना होता है ताकि वहाँ जाने के बाद वो अपना दोबारा से टेस्ट दे सके। जहाँ आने के बाद उससे कई सारे वहाँ पर एल्डर दिखाई देते हैं जो सभी उन्हें बातियान को एक एल्डर के बारे में बता रहे होते हैं जिसका नाम लुओ फेंग होता है। वो इंपीरियल सिटी के एल्केमिस्ट है, वही यहाँ पर बातियान का टेस्ट लेने के लिए आए हैं। लुओ फेंग पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में सबसे ज्यादा फेमस और पावरफुल एल्केमिस्ट है, उनके जितना फेमस और पावरफुल कोई भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आकर तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अगर तुमने उन्हें सेटिस्फाई कर दिया कि तुम 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के लायक हो तो वो तुम्हें प्रूफ दे देंगे कि हाँ तुम पूरी तरह से 3 स्टार एल्केमिस्ट बन चुके हो और उसके बाद कोई भी तुम्हारे ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। साथ ही लुओ फेंग 4 स्टार एल्केमिस्ट है जिन्होंने सबसे कम उम्र में 4 स्टार एल्केमिस्ट बनने का अवार्ड जीता था। जिसके बाद लुओ फेंग बातियान से कह रहा होता है तुम ही बातियान हो ना, हो सकता है कि शायद एम्पायर ने तुम्हें मेरे बारे में बताया हो कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंपीरियल सिटी में किसी ने वहाँ पर आकर एक शिकायत दर्ज की थी कि तुमने 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के में चीटिंग की है और गलती तरीके से तुमने 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने की पोजीशन हासिल कर ली। जिस पर बातियान उनसे कहता है मैंने तो सारी की सारी चीजों को मेमोरी स्टोन के अंदर रिकॉर्ड भी किया था, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो तब भी किसी को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं 3 स्टार एल्केमिस्ट बन चुका हूँ। जिस पर लुओ फेंग कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा रूटीन टेस्ट है, कोई भी हमारे पास किस तरह की शिकायत लेकर आता है तो हमें उसकी जांच करनी पड़ती है, इसलिए बस मैं यहाँ पर जांच करने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पास उतनी पावर है भी या फिर नहीं जितनी की 3 स्टार एल्केमिस्ट के पास होती है। जो सुनकर बातियान लुओ फेंग से कहता है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी पावर को कैसे दिखाते हुए साबित कर सकता हूँ कि मैं 3 स्टार एल्केमिस्ट बन चुका हूँ। लेकिन तभी बातियान की नजर लुओ फेंग के उंगलियों पे पड़ती है जिसे देखकर वो उससे कहता है आप तो 4 स्टार एल्केमिस्ट है ना, लेकिन आप यहाँ पर 4 स्टार वाली पिल को रिफाइन ही नहीं कर पा रहे जितना कि 4 स्टार एल्केमिस्ट रिफाइन कर पाता है, क्योंकि देखो आपकी उंगलियों में नाखून जो है उनके अंदर काफी सारे उस पिल के टुकड़े फंसे हुए हैं। अगर आपने ठीक तरह से उसे रिफाइन किया होता तो ऐसी नौबत कहीं पर भी नहीं आती, पर आप उसे ठीक तरह से रिफाइन ही नहीं कर पाए, इसलिए तो देखो आपके नाखून में उस पिल के टुकड़े आकर फंस चुके और उस वजह से तुम्हारे हाथ के जितने भी फिंगर है वो सारे के सारे अपनी मेरिडियन को तोड़ चुके हैं, जिस वजह से वो ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम अब काफी टाइम तक के किसी भी तरह की पिल को रिफाइन नहीं कर पाओगे एक 4 स्टार एल्केमिस्ट बनने के बाद भी। जो सुनकर लुओ फेंग उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सामने किसी सीनियर की इस तरह से बुराई करने की, मेरी उंगलियों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी यहाँ पर जान ले सकता हूँ। लेकिन बातियान तो वहाँ पर लुओ फेंग का और ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि आपने तो अपनी उंगलियों के मेरिडियन को ठीक करने की काफी ज्यादा कोशिश की होगी, लेकिन जितनी आपने कोशिश की है वो सारी चीजें उतनी ज्यादा बिगड़ते जा रही है, तभी तो आपके उंगलियों की हालत देखो वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसा ही रहा तो आपकी बॉडी के भी धीरे धीरे करते हुए सारे के सारे मेरिडियन टूटते जाएंगे, आपको जल्दी इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा वरना तो आपकी सारी कल्टीवेशन पावर बस पानी में चली जाएगी। ये सुनकर लुओ फेंग उससे कहता है बस बहुत हो गया, आगे एक वर्ड मत कहना वरना अगर मुझे यहाँ पर गुस्सा आया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तब बातियान उससे कहता है मैं तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताना चाहता था कि आप अपने यहाँ पे मेरिडियन को कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड देखकर मेरा मूड बदल गया, अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जो सुनकर तो लुओ फेंग भी हैरान रह जाता है, वो उससे कहता है अरे मुझे माफ कर देना, मैंने तो यहाँ पर थोड़ी गलती से तुम्हें कह दिया, अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो मुझे बता सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर बातियान उसे सोल्यूशन बताने के लिए तैयार नहीं होता और एल्डर से कहता है मुझे दोबारा से एग्जाम के पास ले चलो, मैं यहाँ पर अपना टेस्ट देना चाहता हूँ। तब लुओ फेंग सभी के सामने कहता है जो भी यहाँ पर बातियान ने कहा वो बिल्कुल ठीक था, तो अब बातियान को मुझे यहाँ पर सोल्यूशन बताना होगा। तब बातियान लुओ फेंग से कहता है मेरे पास एक एल्केमी पिल बनाने की रेसिपी है, अगर उसे बना लिया जाए तो उसकी मदद से तुम्हारे सारे के सारे मेरिडियन ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये एक शर्त है कि वो पिल की जो रेसिपी है वो बहुत ज्यादा महंगी है। जिस पर लुओ फेंग कहता है तुम बस मुझे वो रेसिपी दो, मेरी एक बार बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।